नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पवन खंडल होम इकोनॉमिक्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री और कुछ और इस जैसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। ये कई वीडियोस की हमारी नेशनल इनकम अकाउंटिंग की सीरीज़ है जो क्लास 12th के मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट यूनिट जो है नेशनल इनकम अकाउंटिंग उससे रिलेटेड है। और इन 5-7 वीडियो में मैं ये पूरा जो यूनिट है नेशनल इनकम अकाउंटिंग इसको मैं पढ़ाऊँगा, तो आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए हम ज़्यादा समय न लेते हुए आज का ये लेसन शुरू करते हैं। तो हमारे सामने एक टॉपिक लिखा हुआ है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द इकोनॉमी। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द इकोनॉमी या डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, और इसी तरीके की कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म मैं यहाँ डिस्कस करूँगा, जैसे कि नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, ग्रॉस, नेट। ये सारी चीज़ें जब हम नेशनल इनकम करते हैं या नेशनल इनकम के मेज़रमेंट, एग्रीगेट्स और भी कई रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जब हम समझते हैं तो उसमें ये सब कॉन्सेप्ट हमारे को आना बहुत ज़रूरी है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग के। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला है हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। अभी जो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री है इसका मतलब क्या है? देखिए, नॉर्मली पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज आर कॉल्ड डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। जो भी कंट्री है उसकी जो पॉलिटिकल और उसकी जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है उसी को हम क्या कह देते हैं? उसी को हम डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री बोल देते हैं। बट नेशनल इनकम अकाउंटिंग के केस में इस जोग्राफिकल और पॉलिटिकल बाउंड्री के अलावा, एक्सेप्ट दिस पॉलिटिकल एंड जोग्राफिकल बाउंड्रीज, वी टेक सम मोर एरियाज इन कंटेक्स्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी। और क्या एरिया लेते हैं? एक तो देखिए टेरिटोरियल वाटर ऑफ द कंट्री, यानी कि जो हमारे देश की या किसी भी देश की जो जलीय सीमा है, जो वाटर टेरिटरी है, उसको भी हम किस में लेते हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द नेशनल इनकम में लेते हैं। किस कंटेक्स्ट में? नेशनल इनकम अकाउंटिंग के कंटेक्स्ट में। दूसरा, जो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स हैं किसी भी कंट्री के, अगर वो उस कंट्री के रेजिडेंट के द्वारा ऑपरेट किए जा रहे हैं, इफ़ द शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स आर ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री in the international water, then they are also treated as a domestic territory of the country। इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारे देश की कंपनी का कोई जहाज़ सिंगापुर के बाउंड्री में, सिंगापुर के सागर में या हांगकांग का जो सी कोस्ट है वहाँ चला जाता है और उसमें कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, तो अब वो हमारे देश की बाउंड्री से तो बाहर हो गया, इंटरनेशनल वाटर बाउंड्री में वो है। But because the company of the ship is normal resident of our country, in that case that ship will also counted in our domestic territory। या वो शिप चाहे सिंगापुर हो चाहे हांगकांग हो, उसमें जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी वो हमारे देश की टेरिटरी का ही पार्ट होगा। इसके अलावा जो फिशिंग वेसल्स होते हैं, यानी कि जो मछली पकड़ने की जो नावें हैं, नौकाएं हैं, वो ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स हैं एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म हैं, जो ऑयल निकालने के लिए जो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए जाते हैं। तो इंटरनेशनल बाउंड्री में ये कहीं भी हों, लेकिन इनको उस देश की सीमा में या उस देश की ही डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट किया जाता है जिस देश से ये बिलोंग करते हैं या जो जिस देश के नॉर्मल रेजिडेंट इसके ऑनर होते हैं, उनको उसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है वहाँ पर वो है एम्बेसीज। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े अच्छे से हम समझेंगे कि एम्बेसीज जो होंगी वो किसी भी कंट्री की एम्बेसीज हों और वो कहीं भी हो, वो उसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में उनको काउंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि जापान की एम्बेसी इंडिया में है। अब अगर जापान की एम्बेसी इंडिया में है तो वो इंडिया की टेरिटरी में काउंट नहीं होगा, वो जापान की ही टेरिटरी में काउंट होगा। इसी तरीके से अगर
इंडिया की एम्बेसी जापान में है, टोक्यो में है, तो वो भारत की ही डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा। इसको मैं इस तरह से समझाता हूँ। सपोज़ करिए कि ये हम जापान बताते हैं कि ये एक जापान है। इसको हमने एक तरह से हम समझने के लिए फ्लो चार्ट से समझाते हैं, तो ये जापान है और ये है हमारा इंडिया है, यानी कि भारत है। अब देखिए दोस्तों, इंडिया की एम्बेसी जापान में है और जापान की एम्बेसी इंडिया में है। तो ये जो जापान की एम्बेसी इंडिया में है, ये पार्ट माना जाएगा किसका? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ जापान। और इंडिया की जो एम्बेसी है वो जापान में है, वो पार्ट माना जाएगा किसका? इंडिया का। तो जिस भी देश की एम्बेसी होती है वो उसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होता है, चाहे वो एम्बेसी कहीं भी सिचुएटेड हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामाबाद जो है उसमें इंडिया की एम्बेसी है, तो इस्लामाबाद तो पाकिस्तान में है, लेकिन वहाँ जो इंडिया की एम्बेसी है, भारत की एम्बेसी है, वो हमारे देश की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगा। इन द सेम वे द एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, that is situated in New Delhi out of the Pakistan, but that embassy area would be counted as a domestic territory of Pakistan, not of India। तो इसका हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि एम्बेसीज जो हैं वो उस देश की ही डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगी जिस देश की वो एम्बेसी हैं। अब चाहे वो किसी भी कंट्री में सिचुएटेड हो, उसका हमको इस चीज़ में यहाँ पर नहीं देखना कि वो कहाँ है। अगर वो जिस देश की वो एम्बेसी है वो उसको उसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट किया जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से कंसल्टेंट और जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, सैनिक अड्डे हैं, वो उनका भी इसी तरीके से होता है। अगर कोई सैनिक अड्डा किसी देश का किसी दूसरे देश में है, लेकिन वो दूसरे देश के बाउंड्री में, बट फिर भी उसको जिस देश का वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या सैनिक अड्डा है उसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में उसको काउंट किया जाएगा। बच्चों, आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये जितने भी हमने पॉइंट बताए इनको आपको अपने दिमाग में बिल्कुल रखना है, समझ के रखना है और इनको ध्यान से याद भी कर लेना है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जो मेन इम्पोर्टेंट फैक्टर जो आपको आगे क्वेश्चंस में भी काम आएगा, वो एम्बेसी का है, क्योंकि एम्बेसी पर कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं और बहुत बार आते हैं। बाकी पर इतने नहीं आते हैं, लेकिन एम्बेसी पे ज़रूर आते हैं। अगला हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है नॉर्मल रेजिडेंट का। अब नॉर्मल रेजिडेंट क्या है कि देखिए, इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि पर्सन हु रिसाइड्स इन अ कंट्री फॉर मोर देन 1 ईयर एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री इज कॉल्ड नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। हम दो तरीके से आप इसको समझिए, एक तो होता है नॉर्मल रेजिडेंट, एक होता है सिटीजन। सिटीजन और नॉर्मल रेजिडेंट दोनों अलग अलग होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो नॉर्मल रेजिडेंट हो वो सिटीजन भी हो, है ना, इट इज़ नॉट कंपल्सरी। अब नॉर्मल रेजिडेंट हम किसको मानते हैं कि कोई भी पर्सन जो किसी कंट्री में रह रहा है, अगर वो उस कंट्री में 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर रहा हो और उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो उसी कंट्री में हो, तो वो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाता है। अब ये जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस लाइक कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट, ये इसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट में ये चीज़ें आ जाती हैं, तो ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। दूसरा, नॉर्मल रेजिडेंट इंक्लूड्स बोथ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस। इसमें इंडिविजुअल भी आते हैं, जैसे कि जो भी पर्सन है, साथ ही इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं, कोई कंपनी है, कोई बैंक है, वो भी नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में रखे जाते हैं। और इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट नॉर्मल रेजिडेंट आर आल्सो सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो भी कोई नॉर्मल रेजिडेंट हो वो उस कंट्री का सिटीजन भी हो। दिस इज़ नॉट कंपल्सरी। द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट फॉरेन विजिटर्स, स्टूडेंट्स फॉर डूइंग स्टडी इन अब्रॉड, क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, बॉर्डर वर्कर्स, कमर्शियल वर्कर्स, seasonal workers are not treated as normal resident of the country even they are live for more than 1 year। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई पर्सन अमेरिका या किसी दूसरे कंट्री में गया इलाज के लिए और वो वहाँ 2 साल तक रहता है। अब 2 साल रहता है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो वहाँ पर 1 साल से ज़्यादा हो रह गया, लेकिन फिर भी उसको हम क्या मानेंगे? इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट मानेंगे, क्योंकि वो वहाँ ट्रीटमेंट के लिए गया है। अगर इसी तरीके से कोई घूमने जाता है, कोई स्टडी के लिए जाता है, चाहे वो 5 साल के लिए गया हो,
लेकिन उसको उस देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे। वो नॉर्मल रेजिडेंट उसी कंट्री का माना जाएगा जिस कंट्री से वो बिलोंग करता है। अब नॉर्मल रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट इस तरह से है, मान लीजिए कि कोई पर्सन इंडिया से अमेरिका बिजनेस करने के लिए गया और वो वहाँ पर 3 साल के लिए या 4 साल के लिए बिजनेस करता है। इन 3-4 सालों में उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होगा वो भी अमेरिका में ही सेट हो जाएगा, क्योंकि वो वहीं पर एक्सपेंडिचर करेगा, वहीं कंजप्शन करेगा। हो सकता है कि वहाँ वो कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर दे, तो इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो हो गया वो अमेरिका में हो गया। इस केस में द पर्सन वुड बी ट्रीटेड एज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अमेरिका। सो आपको ये ध्यान रखना है कि हु इज नॉर्मल रेजिडेंट? द पर्सन हु लिव्स इन अ कंट्री फॉर मोर देन 1 ईयर एंड हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। लेकिन अगर कोई भी पर्सन किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के तहत, किसी एग्रीमेंट के जरिए फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड ड्यूरेशन के लिए अगर फॉरेन कंट्री में जाता है तो वो फिर उस देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। अगर मान लीजिए कोई इंडिया का सोल्जर बांग्लादेश जाता है फॉर 3 ईयर्स, फॉर 4 ईयर्स, या भूटान जाता है, तो हम ये नहीं कह देंगे कि वो बांग्लादेश या भूटान का नॉर्मल रेजिडेंट हो गया, वो इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के तहत ही वहाँ गया है। तो ये हमारे को इसमें ध्यान रखना है। और कुछ चीज़ें और मैंने जैसे बताई कि जो फॉरेन विजिटर्स हैं, स्टूडेंट्स फॉर डूइंग स्टडी इन अब्रॉड है, क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स है, जो जहाज़ में जो फॉरेन जो शिप्स होते हैं या एयरक्राफ्ट्स होते हैं उसके जो क्रू मेंबर्स हैं वो अलग अलग देशों में जाते रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उन देशों के नॉर्मल रेजिडेंट हो गए, वो उसी देश के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे जिस देश के वो रहते हैं। इसी तरीके से बॉर्डर वर्कर्स हैं, ये सब दीज ऑल आर नॉट ट्रीटेड एज अ नॉर्मल रेजिडेंट। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है इसके अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है NFIA का। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार आता है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये क्या है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम अर्नड बाय आवर रेजिडेंट फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम अर्नड बाय रेजिडेंट्स ऑफ अदर कंट्री इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। इसको आप चाहें तो एक छोटे से हम एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं कि NFIA क्या है। NFIA का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए फॉरेन कंट्रीज़ में हमारे देश के जो नॉर्मल रेजिडेंट वहाँ रहते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ आवर कंट्री, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो उन्होंने हमारे कंट्री में सपोज करिए कि 1200 करोड़ डॉलर की फैक्टर इनकम यहाँ भेजी, तो दिस इज़ द फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। तो हमारे जो नॉर्मल रेजिडेंट जो बाहर काम कर रहे हैं उनकी जो फैक्टर इनकम है वो 1200 रुपये है। और इसी तरीके से बाहर के जो नॉर्मल रेजिडेंट जो हमारे कंट्री में काम कर रहे हैं इनकी फैक्टर इनकम सपोज करिए 1000 है, यानी कि 1200 रुपीज़ हमारे कंट्री में आया एज अ फैक्टर इनकम और 1000 रुपीज़ हमारे कंट्री से गया एज अ फैक्टर इनकम। तो नेट फैक्टर इनकम जो हमारे कंट्री में आई वो आई 200। तो ये हमारे क्या हो जाएगी? NFIA हो जाएगी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारे रेजिडेंट बाहर रह रहे हैं नॉर्मल रेजिडेंट और वो वहाँ से जो फैक्टर इनकम अर्न करके हमारे कंट्री में भेजते हैं, उसमें से जो फैक्टर इनकम हमारे यहाँ पर बाहर के जो नॉर्मल रेजिडेंट रह रहे हैं अदर कंट्रीज़ के, वो जो अपने देशों में भेजते हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज़ NFIA। उसी को हम क्या कहते हैं? NFIA कहते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द NFIA, ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसके बाद जो अगला ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। आप सपोज करिए कि फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड 1200 की जगह ये जो फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड वो 1000 है और फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड जो है वो 1500 है। यानी कि हमारे देश में फैक्टर इनकम आई 1000 रुपीज़, हमारे देश से फैक्टर इनकम गई 1500 रुपीज़। तो नेट हमारे कंट्री में क्या आया? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आई कितनी? तो आई कुछ नहीं बल्कि हमारे कंट्री से 500 रुपीज़ क्या हो गए? चले गए। तो इस केस में हमारी जो फैक्टर इनकम या NFIA जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ये भी कॉन्सेप्ट कई बार पूछा जाता है, क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल्स जो आते हैं उसमें NFIA बहुत बार आता है। तो
तो हमको इसको ध्यान से समझना है कि NFI क्या दिया है, प्लस दिया है, माइनस दिया है। कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन में लिखा होता है नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, उस केस में जो भी वैल्यू दी हुई होगी उसको हमारे को क्या करना होगा, अपोजिट साइन उसका लेना होगा। इसको हम आगे हमारे जो न्यूमेरिकल के वीडियो है उसमें मैंने इसको समझा रखा है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। अब हम इसमें आगे चलते हैं। तो ये हमारा NFI का कॉन्सेप्ट हो गया, एक आपका डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट हो गया और एक आपका जो है नॉर्मल रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो नेशनल इनकम को समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं और इनका आप बिल्कुल विशेष ध्यान रखेंगे। अब हम आ जाते हैं हमारे अगले इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। देखिए बच्चों, जो हम नेशनल इनकम की बात करते हैं, नेशनल इनकम के कई एग्रीगेट होते हैं और वैसे 13 एग्रीगेट्स हैं, बट हमारे सिलेबस में क्लास 12th के मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो एग्रीगेट्स हैं पहले ये 13 थे, लेकिन अभी 2-1 सालों से हमने इसको कम करके CBSE ने ये कर दिए हैं 8 एग्रीगेट्स। तो ये 8 एग्रीगेट्स कौन से हैं? GDP एट MP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, NDP एट मार्केट प्राइस, NNP एट मार्केट प्राइस। इसको मैं एक लिस्ट बना करके मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा और ज़्यादा बेहतर तरीके से ये समझ में आ जाए। तो देखिए जो एग्रीगेट्स हैं इनको अगर हम करें तो एग्रीगेट्स कितने होंगे, किस तरीके से होंगे, इसको हम यहाँ समझते हैं। और ये जो एग्रीगेट्स हैं इन्हें दो जो मेन फैक्टर उस पर हम समझेंगे। 2 मेन फैक्टर का मतलब कि 8 एग्रीगेट्स हैं और 8 एग्रीगेट्स में 4 एग्रीगेट होंगे आपके मार्केट प्राइस पर, इसको हम कहते हैं मार्केट प्राइस। और ये जो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट है इसको भी मैं आपको समझाऊंगा। और 4 एग्रीगेट ही होते हैं हमारे फैक्टर कॉस्ट पर। तो मार्केट प्राइस पर कौन कौन से हो गए? वो हो गया आपका GDP, वो हो गया आपका GNP, वो हो गया आपका NDP और एक हो गया आपका NNP। अब आप इस बात को इस तरह से समझिए कि 4 एग्रीगेट जो हैं कौन कौन से? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये जो चारों एग्रीगेट्स हैं इनको हम मार्केट प्राइस पर भी निकालते हैं और इन्हीं को हम किस पे निकालते हैं? फैक्टर कॉस्ट पर भी निकालते हैं। तो इस तरीके से 4 मार्केट प्राइस पर निकालेंगे और इन्हीं चारों को हम फैक्टर कॉस्ट पर भी निकालेंगे। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के कितने एग्रीगेट्स हो गए? 8 एग्रीगेट्स हो गए। तो ये 8 एग्रीगेट्स हम 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको फैक्टर कॉस्ट और जो मार्केट प्राइस है इसका जो फ़र्क है कि फैक्टर कॉस्ट में और मार्केट प्राइस में क्या फ़र्क है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट इज़ फैक्टर कॉस्ट एंड व्हाट इज़ मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस को शॉर्ट में हम कह देते हैं MP और फैक्टर कॉस्ट को हम शॉर्ट में कह देते हैं FC। तो इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए बच्चों, मार्केट प्राइस में क्या होगा? मार्केट प्राइस में आपके जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं या जिसको हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी बोलते हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज़ करिए कि फैक्ट्री में कोई सामान बना और उस फैक्ट्री में जो सामान बना उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई 1000 रुपया, 1000 रुपी। तो ये 1000 रुपी बनाने में जितने फैक्टर्स पर हमने खर्चा किया, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो वेजेस हो, रेंट हो, बिजली का बिल है, वाटर चार्जेस है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन, ये सब मिला करके ये सब फैक्टर्स की कॉस्ट और इसमें प्रोड्यूसर का प्रॉफिट भी शामिल है, ये सब मिलाकर के किसी भी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट आई वो आई 1000 रुपीज़। इसको हम कहेंगे फैक्टर कॉस्ट। दिस इज़ कॉल्ड द फैक्टर कॉस्ट। यानी कि इस चीज़ को बनाने में जो फैक्टर्स लगे हैं, उन फैक्टर्स को जो पैसा हमने खर्च किया है उनकी जो कॉस्ट है वो 1000 हुई। और इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें हम प्रोड्यूसर का जो प्रॉफिट है उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। अब जब मार्केट में इसको बेचते हैं या मार्केट में जब ये चीज़ बिकती है तो गवर्नमेंट इस पर क्या करती है? टैक्स लगा देती है। और सपोज करिए कि इस पर 200 रुपये का गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया। टैक्स लगने के बाद जब ये मार्केट में बिकेगी तो ये 1200 की बिकेगी और ये जो 1200 की जब ये बिकेगी इसी को हम कह देंगे मार्केट प्राइस। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? इट वुड बी योर मार्केट प्राइस 1200 रुपीज़।
यानी कि फैक्टर कॉस्ट में जब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या जाता है, मार्केट प्राइस आ जाता है। अब आपके जहन में एक प्रश्न यहाँ ये भी आ रहा होगा कि यहाँ पर सर आपने टैक्स क्यों नहीं लिखा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्यों लिखा है? तो इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हम इसको हिंदी में बोलते हैं। तो जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स जो गुड्स एंड सर्विस पर लगता है वो हम सब जानते हैं, आजकल जीएसटी एक तरह एक इनडायरेक्ट टैक्स ही है। जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो गवर्नमेंट के पास जाएगा और जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट पब्लिक को या कंपनीज़ को या इस तरीके से वापस कर देती है। सपोज करिए कि सरकार के पास 100 रुपये का टैक्स आया और सब्सिडी के तौर पर सरकार ने 20 रुपये सब्सिडी के दिए, तो अब आए 100 थे लेकिन 20 गवर्नमेंट ने क्या कर दिए, एज ए सब्सिडी वापस भी दे दिए। तो नेट जो गवर्नमेंट के पास आया वो 80 रुपीज़ आया। और ये जो 80 रुपीज़ होगा इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज़ जो स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ एट द मैक्रो लेवल, दैट इज़ नॉट एट माइक्रो लेवल। So here we talk about the whole indirect tax and about the whole subsidy, and then the difference of this IT and subsidy become the NIT, net indirect tax. So this is about the net indirect tax, and when we add this net indirect tax in factor cost then we will get the market price. आगे और हम इसको अपने अलग एक वीडियो में मैं बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूँगा आगे। अभी तक आपको इसको यही समझना है कि जो एग्रीगेट्स हैं 4 इस तरीके से फैक्टर कॉस्ट पे आते हैं जिसमें कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स शामिल नहीं होता, और जो 4 एग्रीगेट्स हैं वो मार्केट प्राइस पर होता है जिसमें कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी शामिल होता है। अब हम इन चारों एग्रीगेट्स को 1 बाय 1 स्टडी करते हैं, इनकी डेफिनेशन देखते हैं, इनका मीनिंग देखते हैं। तो ये 4 और 4 + 8 एग्रीगेट्स मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारे सामने दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। आपने बहुत बार जीडीपी का नाम सुना होगा, लॉट ऑफ टाइम यू हर्ड अबाउट द जीडीपी। ये जीडीपी क्या है? तो जीडीपी इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। कि जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस है वो हमारे कंट्री में एक साल में हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी भी गुड्स एंड सर्विस बनी उन सभी गुड्स एंड सर्विस की जो मार्केट वैल्यू है वो जीडीपी है। चाहे हमारे यहाँ कारें बनी, हमारे यहाँ पर फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हुआ, कपड़ा बना, लोहा, डीजल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल, ऑर्नामेंट्स बने, ट्रक बने, एजुकेशन के जो भी हॉस्पिटल वगैरह सब कुछ जितना भी हमारे कंट्री में प्रोडक्शन हुआ उन सब की जो मार्केट वैल्यू होगी दैट वैल्यू वुड बी एज ट्रीटेड एज अ जीडीपी एट एमपी। तो हमारे वापस देख लीजिए कि द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जितनी, अब यहाँ पर हमने एक वर्ड यूज़ किया फाइनल। तो इसमें जो मैंने चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि 2 तरह की गुड्स होती हैं, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। So we do not take the intermediate goods in the estimation of national income, we take only final goods in the estimation of national income। तो यहाँ हम केवल कौन सी गुड्स लेते हैं? फाइनल गुड्स लेते हैं। तो मार्केट वैल्यू किसकी? फाइनल गुड्स की, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। कौन सी? विच आर प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। यहाँ पर ये ध्यान रखना जरूरी है बच्चों कि ये जो फाइनल गुड्स की वैल्यू है जो कि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुई है, अब वो चाहे हमारे देश की कंपनी ने किया हो उसका प्रोडक्शन या फिर कोई बाहर के देश की कंपनी ने किया हो, उन सब को हम इसके अंदर शामिल करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम केवल अपने ही देश की कंपनियों के प्रोडक्शन को इंक्लूड करेंगे, हम हर देश की कंपनियों के प्रोडक्शन को इसमें इंक्लूड करेंगे अगर वो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ है, और एक साल के अंदर जितना प्रोडक्शन होता है वो हम इसमें शामिल करते हैं। अगला जो हमारा एग्रीगेट है वो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GNP एट MP हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो देखो जो डेफिनेशन GDP एट MP की है वही इसकी है, बस GDP एट MP में हम विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी करते हैं और यहाँ हम बाय द नॉर्मल रेजिडेंट करेंगे। तो क्या डेफिनेशन बन गई इसकी
कि इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। यहाँ पर आप जो है नॉर्मल रेजिडेंट लिख सकते हैं, लिखना ही है आपको, यहाँ ये छूट गया है, इसको आप लिखेंगे नॉर्मल रेजिडेंट। ये थोड़ा सा आया नहीं है यहाँ पर, नॉर्मल रेजिडेंट। अब मैं बोल रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए कि इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which are produced by the normal resident of a country in an accounting year। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है कि जो नॉर्मल रेजिडेंट हमारे देश के बाहर भी अगर कोई प्रोडक्शन करते हैं उसकी वैल्यू को भी हम अपने देश की जीएनपी में शामिल करेंगे, चाहे वो हमारे देश में हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि वो हमारे देश का, हमारे कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट है, इसलिए उसकी प्रोडक्शन वैल्यू को हमारे कंट्री में हम इंक्लूड करेंगे, जीएनपी में इंक्लूड करेंगे, जीडीपी में नहीं। और अगर बाहर की कंपनियां हमारे यहाँ प्रोडक्शन कर रही हैं तो वो बाहर की या जो भी नॉन रेजिडेंट यहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी वैल्यू को जीएनपी के लिए हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हमारे को ध्यान रखना है। एक मैंने इसका वीडियो बना रखा है इंटरचेंजिंग ऑफ एग्रीगेट्स, आप उसको देखिएगा, उसमें आपको ये सारे एग्रीगेट्स को किस तरह से आपस में इंटरलिंक है, कनेक्शन है, वो आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो ये आपका जीएनपी एट एमपी हो गया। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब ये है कि द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक ट्रेड ऑफ द कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। ये पूरी जो डेफिनेशन है ये जीडीपी एट एमपी की है, ऊपर जो हम करके आए हैं, बस इसमें हम एक चीज़ और ऐड कर देते हैं और वो है एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। यानी कि जो जीडीपी में डेप्रिसिएशन इंक्लूड था, एक साल में जितना आपके डेप्रिसिएशन हुआ, रिप्लेसमेंट कॉस्ट हुई, उसको हम क्या कर देंगे, जीडीपी में से माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एनडीपी एट एमपी आ जाएगा। तो डेफिनेशन एज इट रहेगी, एज इट इज़ रहेगी, जैसे जीडीपी एट एमपी की हमने डेफिनेशन बोली है या लिखी है, लेकिन इसमें बस एक चीज़ हम और ऐड कर देते हैं और वो होता है एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। यानी कि डेप्रिसिएशन को हटा के फिर जो मार्केट वैल्यू है ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो हमारे कंट्री की बाउंड्री में एक साल में प्रोड्यूस हुई है, उसको हम एनडीपी एट एमपी बोलते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कहेंगे। अगला जो हमारा एग्रीगेट है दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब ये एनएनपी हो गया। यहाँ ये जो हमने जीडीपी की डेफिनेशन की थी और उसके अंदर हमने लिख दिया था एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, और यहाँ हम क्या करेंगे, जीएनपी की डेफिनेशन लिखेंगे और उसमें कर देंगे एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। बस इतना सही हमें करना है। जो ऊपर हमने जीएनपी की डेफिनेशन लिखी है उसी डेफिनेशन को हम यहाँ लिखेंगे और उसमें केवल एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगी हमारी एनएनपी एट एमपी, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की डेफिनेशन। तो देख लेते हैं बच्चों क्या है ये, कि इट इज़ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द, देखिए अगर डोमेस्टिक है तो हम लिखेंगे विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, और अगर नेशनल है तो हम लिखेंगे कि बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर एक्सक्लूसिव डेप्रिसिएशन। यानी कि उस वैल्यू में से जो कोई भी डेप्रिसिएशन की वैल्यू है उसे हम क्या कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। तो इसका हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर वापस आपको क्या लिखना है, नॉर्मल रेजिडेंट लिखना है। ये एक वर्ड छूट गया है, लो आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, ये नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन इसमें आएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्रीगेट आता है, ये 4 एग्रीगेट हो गए, जीडीपी एमपी, जीएनपी एमपी, एनडीपी एमपी, एनएनपी एमपी। अब 4 एग्रीगेट यही सेम एग्रीगेट हमारे किस पे आएंगे, फैक्टर कॉस्ट पे। तो देखिए स्टूडेंट्स की क्या उसकी डेफिनेशन बनेगी बच्चों, कि इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, पहले हम बात कर रहे हैं जीडीपी एट एफसी की, इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री अलॉन्ग विथ डेप्रिसिएशन इन एन अकाउंटिंग ईयर। यानी कि एक साल में जितनी फैक्टर इनकम जनरेट हो रही है हमारे कंट्री में विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, और उसके अंदर डेप्रिसिएशन की वैल्यू को हम इंक्लूड करेंगे, वो हो जाएगा हमारा जीडीपी एट
FC ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। दूसरा, अगर हम बात करें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की, तो इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स जनरेटेड बाय द, देखिए ऊपर जो हमने एनडीपी किया उसमें करा विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, यहाँ पर जो जीएनपी हम करेंगे इसमें हम करेंगे बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अलोंग विथ डेप्रिसिएशन। इसको आप यूँ समझिए कि एक कंट्री की जो टोटल फैक्टर इनकम है, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, यानी कि हमारे देश के लोगों ने जितनी फैक्टर इनकम अर्न करी उसको हम नोट कर लेंगे या ऐड कर लेंगे बाय द नॉर्मल रेजिडेंट। उसमें जो डेप्रिसिएशन है वो भी इंक्लूड होगा, और उसमें हम जो NFI है उसको हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, NFIA, यानी कि जो भी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है उसको इसमें हम ऐड कर देंगे। अब वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड चाहे माइनस में हो या प्लस में हो, जैसा भी हो वो उसको हम शामिल करेंगे। माइनस में होगी तो वो कम हो जाएगी, उसको हम कम कर देंगे उस वैल्यू को, और अगर वो प्लस में है तो उसको हम ऐड कर देंगे। ये आ जाता है हमारा GNP एट MP। और इसमें यहाँ खास बात ध्यान रखने वाली ये है कि इसके अंदर हम जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है उसको इंक्लूड करके चलते हैं। डेप्रिसिएशन वैल्यू इज इंक्लूडेड इन दिस सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। और अगला हमारा जो नेक्स्ट है वो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री विदाउट डेप्रिसिएशन। वहाँ पर जो GDP एट FC था उसमें इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन था, यहाँ विदाउट डेप्रिसिएशन है, और इसी को हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। दैट इज आल्सो कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। एक बार फिर समझ लीजिए कि इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री विदाउट डेप्रिसिएशन। यहाँ विशेष हमें ध्यान रखना है कि जो डेप्रिसिएशन वैल्यू है उसको हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते इन एन अकाउंटिंग ईयर, और इट इज आल्सो कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। इसी को हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। बहुत बार एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है और उसमें लिखा होता है फाइंड द डोमेस्टिक इनकम। अगर ये लिखा होता है कि फाइंड द डोमेस्टिक इनकम, यानी कि आपको NDP एट FC फाइंड करना है। नेक्स्ट और लास्ट एग्रीगेट है वो है हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और दोस्तों इसी को हम कहते हैं इट इज़ आल्सो कॉल्ड नेशनल इनकम। जो हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो नेशनल इनकम यही एग्रीगेट होता है जिसे हमने कहा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये क्या है, इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स जनरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री विदाउट डेप्रिसिएशन इन एन अकाउंटिंग ईयर। यानी कि एक साल में हमारे कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट की जितनी भी फैक्टर इनकम है, हमारे रेजिडेंट्स के फैक्टर इनकम का जो टोटल है, जितने हमारे नॉर्मल रेजिडेंट हैं उन नॉर्मल रेजिडेंट की जो भी फैक्टर इनकम है उन सबको जब हम जोड़ लेंगे तो हमारा निकल के आएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब चाहे वो हमारे देश में अर्न कर रहे हों, चाहे वो हमारे देश के बाहर अर्न कर रहे हों, हम उसको हमारे देश की नेशनल इनकम में शामिल करेंगे, और इसी NNP एट FC एग्रीगेट को हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि फाइंड आउट द नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। जब भी नेशनल इनकम की बात हो इसका मतलब कि आपको क्या निकालना है, आपको NNP एट FC निकालना है। और ये कैसे निकालेंगे, न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने अपने कई वीडियोस में ये न्यूमेरिकल सॉल्व करके अच्छे से समझा रखे हैं। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के वो वीडियोस ज़रूर देखें जिससे कि आपको वो न्यूमेरिकल समझ में आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये सारे 8 एग्रीगेट समझिए जो अभी मैंने आपको बताए। इसके अलावा इनको किस तरीके से एक दूसरे को आपस में चेंज करना है इसको भी मैंने अपने वीडियो में समझा रखा है, और उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए, तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो एग्रीगेट्स के हैं और अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये एग्रीगेट्स की बात हुई।
एक बार एक जनरल बात जो मैं जीडीपी के कंटेक्स्ट में या इन एग्रीगेट्स के बारे में मैं कह देता हूँ। देखिए, जनरली हम कहते हैं कि जिस देश की जीडीपी ज़्यादा होती है वो देश ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता है। उसके पीछे कारण यही है कि जीडीपी ज़्यादा होने का मतलब ये है कि उस देश में गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने के कई मतलब निकलते हैं कि जैसे उस देश के लोगों की इनकम भी ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो एम्प्लॉयमेंट होगा तो इनकम होगी। और इसके साथ ही साथ लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी हाई होगा, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस का कंजप्शन करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि जहाँ जीडीपी ज़्यादा करने का मतलब या ज़्यादा होने का मतलब है लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा होना। तो इसीलिए जीडीपी को एक मेजरमेंट माना जाता है, इंडिकेटर माना जाता है इकोनॉमिक वेलफेयर का। हालांकि इट इज़ नॉट ए परफेक्ट एंड कंप्लीट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। इसका भी एक क्वेश्चन आता है जो हम अगले वीडियो में हमने आगे बना रखा है कि क्यों जीडीपी जो है वो एक गुड इकोनॉमिक वेलफेयर का मेजरमेंट नहीं है। देयर आर सम लिमिटेशन, you may see that video and find out why the GDP is not a good indicator of economic welfare. So students, this is all about the aggregates of national income. I hope आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है, कोई आपकी क्वेरीज़ है, तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, गुड नाइट।